नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज हत्ते, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 11 साहित्य शास्त्र को हम देख रहे हैं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पहला जो अध्याय है, काव्य अर्थ, परिभाषा और स्वरूप, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसके पूर्व की 2 ताशिका में हमने काव्य का जो स्वरूप है, काव्य की जो परिभाषा है, लक्षण, उसकी प्रस्तावना की हमने चर्चा की थी। दूसरी ताशिका में हमने काव्य के स्वरूप को जानने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने जो काव्य की परिभाषाएं दी है, उनकी हमने चर्चा की थी। आज के इस ताशिका में हमें रीतिकालीन आचार्य कवियों की काव्य की जो परिभाषाएं हैं, उसकी चर्चा करनी है। रीतिकालीन आचार्य कवियों ने काव्य संबंधित अपने जो मत व्यक्त किए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। रीतिकालीन आचार्य कवियों ने काव्य का कोई मौलिक जो लक्षण है वो प्रस्तुत नहीं किया है। ये सभी आचार्य कवि किसी न किसी संस्कृत आचार्य से प्रभावित दिखाई देते हैं। इन्होंने जो भी कुछ अपना मत प्रस्तुत किया है, उसमें अंतर केवल इतना ही है कि संस्कृत आचार्यों ने जो बात संस्कृत भाषा में कही है, वही बात रीतिकालीन आचार्य कवियों ने हिंदी में कही है। हम देखते हैं कि कुछ संस्कृत आचार्यों ने जैसे शब्दार्थों सहितो काव्यम के अंतर्गत शब्द और अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तो कुछ ने अलंकार को महत्वपूर्ण माना है, कुछ ने वक्रोक्ति को महत्वपूर्ण माना है, तो कुछ ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है। परंतु रीतिकालीन कवियों ने, ये जो संस्कृत के कवि है, उन कवियों का ही अनुसरण करने का या उनसे प्रभावित होने के कारण कोई विशेष परिवर्तित ऐसी कोई जो परिभाषा है उन्होंने नहीं दी है। जैसे कि संस्कृत आचार्यों की जो बात है, केवल संस्कृत के कवियों ने जो बात संस्कृत में कही है, वही बात इन्होंने हिंदी में कहने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ प्रमुख आचार्य कवियों की परिभाषाओं की हम यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले केशवदास हैं। केशवदास एक अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकार के महत्व को उन्होंने प्रतिपादित करते हुए अलंकार को काव्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना है। केशवदास भी संस्कृत आचार्य की तरह अलंकार को ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। काव्य का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वह अलंकार इन्होंने माना है। और उनकी कविता के अंतर्गत उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अपनी कविता में उन्होंने अलंकार को अधिक महत्व दिया है। वे एक कविता में कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सव बयीन सरस सुव्रत
भूषण बिनु न विराज ये कविता वनिता मित्र। तो इस पद के अंतर्गत उन्होंने अधिकाधिक अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार को महत्व देते हुए उन्होंने अलंकार को काव्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना है। उसके बाद दूसरे जो आचार्य हैं चिंतामणि, तो चिंतामणि ने अपने पुस्तक कवि कुलकल्प द्रुम, इस पुस्तक में ये जो काव्य संबंधी उनका जो विचार है व्यक्त करते हुए उन्होंने जो मम्मट द्वारा दिया गया जो लक्षण है उसका ही उन्होंने समर्थन किया है। मम्मट अलंकारवादी आचार्य थे, जैसे कि इसके पूर्व भी केशव ने अलंकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तो चिंतामणि भी अलंकार को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वे कहते हैं कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारे कवित विभधु कहत सब होई। तो इस परिभाषा के अनुसार चिंतामणि ने सगुण अलंकार ने कि यहाँ गुणों से युक्त अलंकार वाली जो रचना है जिसके अंतर्गत दोष नहीं है, शब्द अर्थ को भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो इस प्रकार चिंतामणि की ये जो परिभाषा है, उन्होंने मम्मट की जो परिभाषा है उसमें अधिक परिवर्तन नहीं किया है। मम्मट का ही ये जो लक्षण है उसका उन्होंने समर्थन किया है। उसके बाद आचार्य देव ने अपने काव्य रसायन इस पुस्तक में काव्य लक्षण को प्रस्तुत करते हुए शब्द अर्थ अलंकार छंद आदि को उन्होंने समन्वित जो रूप है वो देते हुए वो लिखते हैं कि शब्द जीव है, अर्थ मन है तथा रस युक्त सुयश उसका शरीर है। दोनों प्रकार के छंद उसकी गति है तथा अलंकार गति की गंभीरता के व्यंजक है। तो इस परिभाषा में आचार्य देव अर्थात उन्होंने अपना लक्षण प्रस्तुत करते हुए कि काव्य किसे कहा है, जिसमें शब्द है, अर्थ है, अलंकार है, छंद है आदि का एक समन्वित जो रूप है उसको उन्होंने काव्य कहा है। शब्द को उन्होंने जीव कहा है, अर्थ को उन्होंने मन कहा है, तो उसमें जो रस है वह रस से युक्त रचना होनी चाहिए। उसमें अगर शब्द है, अर्थ है और रस है तो उसका जो शरीर है वह जीवित है, जैसे कि सुयश उसका शरीर है। तो इस प्रकार ये सारी जो बातें हैं, शब्द अर्थ अलंकार छंद आदि का एक समन्वित जो रूप है उन्होंने अपने परिभाषा के अंतर्गत व्यक्त किया है। और ये जो दोनों प्रकार के छंदों की जो गति है और अलंकार गति की जो गंभीरता है उसके व्यंजक रूप को उन्होंने काव्य कहा है। वे कहते हैं कि शब्द जीवन तिहि अर्थ मन रसमत सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। अर्थात इसका जो अर्थ है हमने देखा है कि शब्द जीव है, अर्थ मन है तथा रस युक्त सुयश उसका शरीर है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के छंदों की जो गति है तथा अलंकार गति की गंभीरता के व्यंजक है। तो इस परिभाषा के अंतर्गत आचार्य देव ने शब्द अर्थ अलंकार और छंद आदि का एक समन्वित जो रूप है उसको उन्होंने काव्य कहा है। और एक आचार्य सुरति मिश्र हैं, और सुरति मिश्र ने अपने ग्रंथ काव्य सिद्धांत में काव्य की परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं कि जिसमें अलौकिक ढंग से मनोरंजनकारी वर्णन रहता है वही काव्य है। इस प्रकार इस परिभाषा के अंतर्गत
सुरति मिश्र ने अलौकिक ढंग से मनोरंजनकारी वर्णन करने वाला जो वाक्य है उसको ही उन्होंने काव्य कहा है। इनके काव्य में अलौकिक ढंग से मनोरंजन का वर्णन किया जाता है, ये उनको कहना है। तो इस प्रकार सुरति मिश्र के अनुसार भी इनकी कोई विशेष परिवर्तन इसके अंतर्गत नहीं दिखाई देता है। काव्य क्या है तो अलौकिक ढंग से मनोरंजनकारी वर्णन है। उसके बाद रीतिकालीन आचार्यों में भिखारीदास हैं और उनके अनुसार अलंकार, रस, ध्वनि, रीति तथा अन्य कुछ गुणों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। तो इस प्रकार भिखारीदास के अनुसार अलंकार, रस, छंद, रीति आदि से संबंधित जो शब्द युक्त वाक्य है वही काव्य है। तो यहाँ भिखारीदास ने अलंकार, रस, ध्वनि, रीति आदि से संबंधित आचार्यों द्वारा दी गई जो परिभाषा है उसका समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रीतिकालीन आचार्य कवियों के जो काव्य लक्षण हैं उसमें कुछ नवीनता या मौलिकता दिखाई नहीं देती है। संस्कृत के आचार्यों ने जो बातें कही है वही बातों का, वही मतों का एक समन्वित जो रूप है वह अपनी परिभाषा के अंतर्गत देने का प्रयास किया है। रीतिकालीन अधिकांश आचार्यों ने संस्कृत आचार्यों के काव्य लक्षण ही हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। यहाँ एक बात सही है कि कुछ रीतिकालीन आचार्यों ने संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत जो काव्य लक्षण है उसमें कुछ संशोधन करने का अवश्य प्रयास किया है, परंतु लगभग अधिकतर जो रीतिकालीन आचार्य कवि हैं उन्होंने संस्कृत के काव्य लक्षण को ही प्रस्तुत करने का या उनके विचारों का एक समन्वित रूप देने का प्रयास किया है। संस्कृत और रीतिकालीन आचार्य कवियों द्वारा काव्य की परिभाषा को देखने के बाद अंग्रेजी विद्वानों की जो काव्य परिभाषा है उसकी भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। अंग्रेजी के अनेक विद्वानों ने काव्य की परिभाषा को व्यक्त करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख अंग्रेजी के जो विद्वान हैं उन विद्वानों की परिभाषा को हम देखते हैं। कविता और साहित्य के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य लक्षण प्रस्तुत कर साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो शुरुआत है वो प्लेटो और अरस्तु से होती है, परंतु प्लेटो ने काव्य कला को त्याज्य और हेय मानकर उसकी भर्त्सना की, परंतु प्लेटो के जो शिष्य अरस्तु है, अरस्तु ने मात्र काव्य के लिए अनुकरण की अनिवार्यता मानी है और उन्होंने कहा है कि कला प्रकृति का अनुकरण है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि अरस्तु का जो सिद्धांत है अनुकरण का रहा है और काव्य के लिए अनुकरण को वे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं या काव्य के लिए अनुकरण अनिवार्य मानते हैं और उन्होंने कहा है कि कला प्रकृति का अनुकरण है। ये जो प्रकृति है उसका अनुकरण साहित्य करता है, काव्य करता है। उन्होंने अपने परिभाषा में जैसे कि कहा है कि साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। उनका ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुकरण का। और जो साहित्य है, साहित्य क्या करता है? अनुकरण करता है। किसका अनुकरण करता है? तो प्रकृति का अनुकरण करता है। प्रकृति का अनुकरण साहित्य में होता है या किया जाता है
उसका माध्यम भाषा है। भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण साहित्य है। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया की जो परिभाषा है, पोएट्री आर्ट्स वर्क्स ऑफ द पोएट, इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार कवि का कार्य कला काव्य है। अर्थात कवि के द्वारा किया गया जो कार्य है, कवि क्या करता है, कला का निर्माण करता है, काव्य का निर्माण करता है, वही उसको काव्य कहा है, यानी कि कवि के कर्म को काव्य कहा है। उसके बाद ड्राइडन है। ड्राइडन की जो कविता से संबंधित उनके जो विचार हैं, वे कहते हैं पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात ही कविता क्या है, सुस्पष्ट संगीत है। तो इन्होंने कविता को सुस्पष्ट संगीत कहा है। जैसे कि साहित्य में मनुष्य जीवन का जो चित्रण है वो होता है, और इन्होंने उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया है, सुस्पष्ट संगीत शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद अगले जो विद्वान है मिल्टन है। मिल्टन ने अपनी परिभाषा में वो लिखते हैं कि पोएट्री शुड बी सिंपल, सिंसियर एंड पैशनेट, अर्थात ही सिंपल यानी कि सादी, सिंसियर यानी कि गंभीर, और पैशनेट का अर्थ है कि भावना से पूर्ण, भावना युक्त। तो इस परिभाषा के अंतर्गत पोएट्री शुड बी सिंपल, सिंसियर एंड पैशनेट। इसका अर्थ यही होता है कि कविता सादी होनी चाहिए, इंद्रियजन्य तथा उत्कट या तीव्र होनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अनुसार कविता के शब्द सीधे साधे होने चाहिए, कविता इंद्रियजन्य होनी चाहिए, अर्थात आसानी से समझ में आनी चाहिए, और जो प्रकट किए हुए जो भाव है वह तीव्र होने चाहिए, जिसके कारण पाठक पर प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार मिल्टन की ये जो परिभाषा है, उन्होंने कविता के शब्द और अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसे कि कविता सीधी होनी चाहिए, सादी होनी चाहिए, इंद्रियजन्य होनी चाहिए, और उसके जो भाव है वह उत्कट होने चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। इनकी कविता के शब्द सीधे साधे होने चाहिए, कविता इंद्रियजन्य होनी चाहिए, अर्थात आसानी से समझ में आनी चाहिए, और प्रकट किए हुए जो भाव है वो तीव्र होनी चाहिए, जिसका प्रभाव पाठक पर अधिक मात्रा में हो। इसका सीधे साधे शब्दों में अर्थ यही है कि कविता के शब्द सीधे साधे होने चाहिए, और जो अर्थ है वह गंभीर या प्रभावपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद अगले जो विद्वान हैं वो कॉलरिज हैं। कॉलरिज ने अपनी जो परिभाषा में कहा है कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। ऑर्डर यानी रचना। इनकी परिभाषा का जो अर्थ है, सर्वोत्तम जो शब्द है वह सर्वोत्तम क्रम में काव्य है, अर्थात ही सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में काव्य है। ये परिभाषा उतनी अधिक स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यहाँ सर्वोत्तम बेस्ट शब्दों का और बेस्ट रचना का उल्लेख उन्होंने किया है, लेकिन शब्द सर्वोत्तम होने चाहिए, और उसका जो क्रम है, उसकी जो रचना है वह भी सर्वोत्तम होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से ये जो परिभाषा है उतनी अधिक स्पष्ट नहीं है। अगले जो विद्वान हैं मैथ्यू आर्नल्ड, इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि पोएट्री इज एट बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार उनकी ये जो परिभाषा है, पोएट्री इज एट बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ,
अर्थात यह बॉटम शब्द का जो अर्थ है आधार या मूल, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना, जीवन की आलोचना को उन्होंने कविता कहा है। अर्थात ये जो परिभाषा है, पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, अर्थात जीवन की बौद्धिक व्याख्या कविता में होती है या कविता करती है। इस प्रकार का जो विचार है वह मैथ्यू अर्नॉल्ड का है। उनकी कविता का जो मूल रूप है वह जीवन की आलोचना है। कविता का मूल रूप क्या होना चाहिए? तो जीवन की आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ शब्द को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है, परंतु जीवन का जो मूल रूप है वह आलोचना है और वही कविता है। तो इस प्रकार कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, अर्थात ही जीवन की बौद्धिक व्याख्या कविता कहते हैं। इस प्रकार की सीधी सादी जो व्याख्या है मैथ्यू अर्नॉल्ड ने की है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो अंग्रेजी विद्वान है विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। अंग्रेजी के ये प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ रहे हैं और उन्होंने अपनी जो परिभाषा है उस परिभाषा में वे लिखते हैं कि पोएट्री इज द पैशनेट ओवरफुल ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो इस परिभाषा के अंतर्गत ये जो शब्द हैं, पोएट्री इज द बेस्ट पैशनेट का अर्थ है यानी कि स्वाभाविक, सहज। ये जो कविता है वह सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। ओवरफुल ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ओवरफुल यानी कि ओवरफुल होना यानी कि उमड़ पड़ना, बाहर निकलना। पावरफुल यानी शक्तिशाली, फीलिंग्स यानी कि अनुभूति। उसके बाद इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि यहाँ जो ओरिजिन है तो वह मौलिक, इमोशन भावनात्मक, भावनापूर्ण, रिकलेक्टेड यानी कि उसको जैसे कि याद करना, और ये जो ट्रैंक्विलिटी है उसको हम शांति या एकांतवास भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ वर्ड्सवर्थ की ये जो परिभाषा है, पोएट्री इज द पैशनेट ओवरफुल ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, अर्थात ही जहाँ पर शक्तिशाली भावों का प्रभाव अपने आप फूट पड़ता है उसे कविता कहते हैं। यानी कि यहाँ इस परिभाषा के अनुसार जहाँ पर शक्तिशाली भावों का प्रभाव अपने फूट पड़ता है उसे उन्होंने कविता कहा है। यानी कि कविता क्या है? तो शक्तिशाली भावों का उद्रेक है। कि यह कवि को किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कवि के मन में जैसे ही ये जो भाव है वह उत्कटता के साथ, तीव्रता के साथ जागृत होते हैं और वह अपने शब्दों का रूप लेकर बाहर पड़ते हैं। तो इस प्रकार का उनका जो विचार है या उनका जो मत है कविता के संदर्भ में रहा है। कविता प्रबल अनुभूति का सहज उद्रेक है। यानी कि जो कविता है वो प्रबल अनुभूति का सहज उद्रेक है। यानी कि यहाँ प्रबल अनुभूतियों का उद्रेक होता है और वह सहजता के साथ बाहर निकलता है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। तो इस प्रकार इस कविता के अंतर्गत शक्तिशाली भावों का जो उद्रेक है वह अपने फूट पड़ता है और उसे उन्होंने कविता कहा है। कविता के निर्माण को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सोच समझकर लिखने से कविता बनती है,
किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार कविता मुख से अपने आप फूट पड़ती है। इस प्रकार के जो दो प्रवाह है, ये दो जो विचार हैं, विद्वानों में देखने को मिलते हैं। इसमें से पहला जो विचार है कि सोच समझकर लिखने से कविता बनती है, तो दूसरा जो विचार है वो कविता मुख से अपने आप फूट पड़ती है, अपने आप निकलती है। तो इस प्रकार जो दूसरा विचार है, कविता मुख से अपने आप फूट पड़ती है, उसका समर्थन वर्ड्सवर्थ ने किया है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता सोच समझकर लिखी नहीं जाती है, तो वह अपने आप फूट पड़ती है। तो इसी परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने शक्तिशाली भावों का प्रवाह अपने आप फूट पड़ता है, उसे ही उन्होंने कविता कहा है। या दूसरी भाषा में कविता प्रबल अनुभूति का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत कहाँ से निकलता है? शांति के समय वो बाहर निकलता है। और ये जो अनुभूतियाँ हैं वो स्मृति के आधार पर जो मनोवेग है, उन मनोवेगों के साथ फूट पड़ता है। तो इस प्रकार यानी कि यहाँ कवि वह सोच समझ कर लिखता है तो वह कवि नहीं है, या उसकी कविता को उन्होंने कविता नहीं कहा है। कविता तो अपने आप मुख से फूट पड़ती है। तो इस ताशिका के अंतर्गत हमने रीतिकालीन आचार्य कवियों की और अंग्रेजी विद्वानों द्वारा काव्य से संबंधित उनकी जो परिभाषा है, उनके जो मत हैं, उनके जो विचार हैं, उसको हमने देखा है। रीतिकालीन आचार्य कवियों ने तो संस्कृत के विद्वानों के विचारों को ही समन्वय के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनकी कोई ऐसी मौलिक परिभाषा देखने को नहीं मिलती है। अंग्रेजी विद्वानों ने भी जो बातें कही है, बहुत सारी बातें वही है, थोड़ा सा परिवर्तन करने का निश्चित प्रयास अंग्रेजी विद्वानों के परिभाषा के अंतर्गत देखने को मिलता है। हम यहाँ रुकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगली ताशिका में हम आधुनिक विद्वानों द्वारा काव्य की जो परिभाषाएं हैं उसकी चर्चा करते हैं। धन्यवाद।